हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। वेलकम अगेन टू माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। और आज मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 का, जो कि पिछले क्लास में हमने कवर किया था। डोमेस्टिक टेरिटरी हमने पिछली क्लास में समझा था कि इंडिया का मतलब क्या है, या न्यू इंडिया इकोनॉमिक्स में क्या है। ठीक है। और आज हम समझेंगे इंडियन का मतलब। ठीक है, कि इंडियन किसे बोला जाएगा, रेसिडेंट किसे बोला जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, पिछली क्लास का अगर मैं बात बोलूं, पिछली क्लास का एक सेकंड, पिछली क्लास में हमने ये किया था डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए अब इसी के जस्ट आगे ये डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में मैंने पूरा समझाया था आपको अच्छे से। अब चलते हैं आज समझने दो वर्ड। एक है रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिर एक वर्ड आपको मैं समझाऊंगा सिटीजन, बट सिटीजन सिर्फ बाद में देखेंगे। अभी हम चलते हैं यहाँ रेसिडेंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों जरूरी है ये मैं आपको लास्ट में कंक्लूड करूंगा। ठीक है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली ना ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। इकोनॉमिक कंसेप्ट यानी कि ये जो रेसिडेंट वर्ड हम यहाँ पर बोल रहे हैं, रियल में ये भारतीय नहीं है, ये इंडियन नहीं है। रियल में जो मैं बताना चाहता हूँ, ये इकोनॉमिक पॉइंट से इंडियन जैसे हैं, क्योंकि ये इंडिया के लिए कमाएंगे, या इनकी कमाई इंडिया की कमाई में आएगी। मैं उस प्रोस्पेक्ट से इनको इंडियन बोल रहा हूँ, कमाई के प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, दिल है हिंदुस्तानी से नहीं है, अर्निंग है हिंदुस्तान। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंसेप्ट अब चलते हैं। ठीक है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये रेसिडेंट किसको माना जाएगा, आरओआई में लिखा था ना, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या नॉर्मल रेसिडेंट भी इनको ही कहते हैं। ठीक है, रेसिडेंट। तो रेसिडेंट किनको माना जाएगा, तो याद रखना, पहला कंडीशन है कि वो इंसान रिसाइड यहां करता हो, रिसाइड, रिसाइड्स इन इंडिया, यानी वो इंडिया में रहता हो। दूसरी चीज, उसका सेंटर ऑफ अर्निंग, या कह लो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, या कह लो अर्निंग, कमाने का जो एरिया है, जो रीजन है, वो लाई कहाँ करता हो, इन इंडिया। ठीक है, वो हमारे इंडिया में हो। ठीक है, यानी रहता भी यही हो, कमाता भी यही हो, खाता भी यही हो, उड़ाता भी यही हो, तब वो बनेगा क्या, रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, कुछ लोग यही रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं हमेशा यही रहता हूँ, यही कमाता हूँ, यही खाता हूँ, उनके लिए तो ये जनरल रूल है। ये तो जनरल रूल हो गया नॉर्मल पीपल के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए। ठीक है, नॉर्मल पीपल के लिए ऐसे समझ लेंगे। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो, ऐसे मैं बोल दूं, फॉरेन पीपल, नॉट ओनली फॉरेन पीपल, बट जो नॉर्मल से हटकर हैं, हम लोग जैसे इंडियन जैसे, दिल हिंदुस्तानी जैसे नहीं है। ठीक है, या हमारे ही लोग जो बाहर चले जाते हैं, वहां के रेसिडेंट सिटीजनशिप ले लेते हैं, वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके लिए एक्चुअली ये जो रिसाइड वाला कंडीशन है, ये समझना, ये जो रिसाइड है ना, इसको कैसे चेक करेंगे। अगर वो रिसाइड कर गए ग्रेटर देन 1 ईयर, 1 साल तक रिसाइड किए ना, तो वो रेसिडेंट नहीं बनेंगे। हाउएवर, वो 1 साल से ज्यादा रिसाइड कर जाएंगे, अगर 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहेंगे, तब जाकर वो, उनके ऊपर ये रेसिडेंट का कंसेप्ट अप्लाई होगा। हमेशा नहीं होगा, कुछ केस में, बट ऐसे समझ लो, नॉर्मली जो यही रहता है, यही कमाता खाता है, वो तो रेसिडेंट है ही। बट हाउएवर, कुछ ऐसे लोग जो 1 साल से ज्यादा जब रह लेते हैं, तब हम उन्हें मान लेते हैं कि वो भी रेसिडेंट के पार्ट बनेंगे, पहले से नहीं रहते। क्लियर इतना। ओके, अब कुछ ऐसे लोग हैं, ये तो मैंने बोला कि कौन कौन आता है, मैं ये लिखा कौन कौन आता है। ठीक, अब हम जस्ट उल्टा पढ़ेंगे, कौन कौन नहीं आता है। किनको किनको हम बोलेंगे कि वो इंडिया में रहते भी हैं, ठीक, बट वो रेसिडेंट नहीं होंगे।
एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, कोई भी फॉरेन, ठीक है, कोई भी फॉरेनर जो कि स्टडी के पर्पज से, ट्रैवल घूमने के पर्पज से, मेडिकल के पर्पज से, ठीक है, बिजनेस के पर्पज से, ऐसे मीटिंग वगैरह के पर्पज से यहां आता है, कुछ दिन रहा, घूमा, खाया पिया, चला गया, ठीक है। स्कूलिंग हो सकता है कुछ ज्यादा समय के लिए भी यहाँ करे, मेडिकल का यू डोंट नो कितना टाइम लगे, तो पर्पस हम देखेंगे, वो पर्पस हम देखेंगे, टेन्योर हम देखेंगे कुछ केसेस में, ठीक है, कि वो आया है घूमने, लंबा चौड़ा घूम रहा है, सालों भर घूम रहा है, उसका दिक्कत नहीं है, बट कमाने नहीं लग गए, ये भी चेक करना पड़ता है हमें। तो अभी ऐसा समझो, इन पर्पस से कोई फॉरेनर अगर हमारे यहाँ आया है तो वो अगर साल भर से भी ज्यादा रह रहा है, इन पर्पस के लिए रह रहा है, तो वो हमारे रेसिडेंट नहीं बन जाता। क्लियर? ओके। अब और कौन से लोग, तो याद है आप लोगों को मैंने बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी में कि अगर मैं ये बोलूं कि एम्प्लॉय या पीपल, यहां लिख दूं, सेकंड, यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर कोई ऐसा पीपल या पर्सन लिख दूं, पर्सन ऑफ, याद है एम्बेसी, ठीक है, या कॉन्सुलेट्स, या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का मेंबर लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे लोग हैं, ठीक है, यहां पर लिख दो फॉरेन वाले, फॉरेन हमारे नहीं, फॉरेन वाले, ठीक है, इन इंडिया, भले ये इंडिया में रह रहे हैं, जब वो तो इंडिया का पार्ट ही नहीं है एक्चुअली, है नहीं, तो ऐसे लोग हमारे लोग या हमारे रेसिडेंट नहीं कहलाते हैं। इतना बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, और एक चीज याद रखना, अगर कोई क्रू मेंबर आया है, क्रू मेंबर कहने का मतलब है शिप जो चलते हैं ना, उनके में जो लोग रहते हैं तो क्रू मेंबर रहते हैं, तो क्रू मेंबर जो यहाँ पर आते हैं और 1 साल से कम, 1 ईयर से कम रिसाइड करते हैं, ठीक है, 1 साल से कम ही रहते हैं, आते हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा, 6 महीने इधर 6 महीने उधर ऐसे भी शिप्स चलती हैं, ठीक है, ऐसे भी क्रूज हैं, तो जो 6 महीने इंडिया में भी रह सकते हैं, फिर उनका ट्रिप होगा, फिर वो दूर जाएंगे, इट टेक्स टाइम, ठीक है, तो ऐसे भी 1 ईयर से लेस में जो रिसाइड करते हैं वो हमारे कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, 1 ईयर तक अगर वो रिसाइड करते हैं तो वो नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बॉर्डर वर्कर होते हैं, बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स जो कि हो सकता है कि वो बॉर्डर पे हैं, इन एंड आउट, ठीक है, इन एंड आउट इन कंट्री ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो यहाँ पर आकर रह लिए कुछ दिन और सर्व करके चले गए अपना काम करके, तो वैसे लोग नहीं आते हैं, ठीक है, वो भी हमारी कैटेगरी का पार्ट नहीं बनेंगे। अच्छा, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले ही हटा दिया था, ये तो देश में ही नहीं आता है, तो देश के लोगों में क्या आएगा, तो इंटर नेशनल ना ऑर्गेनाइजेशन आता है, और ना ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय, लेस देन 1 ईयर वाले, अगर लेस देन 1 ईयर वो रिसाइड करते हैं इंडिया में तो वो नहीं आएंगे, उससे ज्यादा रिसाइड कर गए तो वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो रेसिडेंट का है ना, ये ना एक तो पर्सन पे लगता है, इंडिविजुअल पे भी लगता है, और ये इंस्टीट्यूशन पे भी लगता है, इंस्टीट्यूशन पे भी, इंस्टीट्यूशन पे कहने का मतलब कोई कंपनी के ऊपर भी लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल पर्सन के ऊपर लगे, ठीक है, तो इंडिविजुअल के ऊपर भी लगेगा, इंडिविजुअल के ऊपर भी लगेगा ये रूल, और इंस्टीट्यूशंस को भी देखेंगे, इसलिए मैंने अभी तक तो जो हम ऊपर देखे वो सारे इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, इंस्टीट्यूशन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रेसिडेंट कभी नहीं बनते, ठीक है, तो हाँ, लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज जो यहाँ आकर बस के कमा रही है वो रेसिडेंट ही कहलाएंगी, याद रखना, वो रेसिडेंट कहलाएंगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, और उसके बाद और कौन आते हैं और कौन नहीं आते, तो ये मेजर मेजर तो मैंने ऑलमोस्ट सारे लिख दिए, तो इतने पे रोकते हैं इसको। अच्छा, तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन,
कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंडिया में ही है, रहता है, एस्टैब्लिश्ड है, यहीं पे कमा रहा है, यहीं पे खा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा रेसिडेंट ही है, चाहे वो विदेश का हो, चाहे वो कहीं का हो। अगर वो पड़ा हुआ है, यहीं रह रहा है, यहीं कमा रहा है, यहीं खा रहा, तो वो भी रेसिडेंट कहलाएगा। भारतीय दिल से नहीं, पैसे से कहलाएगा, ठीक है। ओके, अब रिसाइड्स इन इंडिया, ठीक, और सेंटर कमाना यहीं पर हो। कुछ एक्सेप्शन केसेस में रिसाइड्स इन इंडिया 1 साल से ज्यादा होगा तब वो बनेंगे रेसिडेंट, ठीक है। एक्सेप्शन केसेस अभी मैंने यहाँ पर बताए हैं। अगर लेकिन वैसा फॉरेनर 1 साल से ज्यादा की है बट उसका पर्पस स्टडी, ट्रेवल या मेडिकल वगैरह है, तो वो नहीं बनता है, ठीक है। हाउएवर वो यहीं रुक के रहने लगा, कमाने खाने लग गया, वापस वो बन जाएगा। पीपल या ऐसा कोई भी पर्सन जो फॉरेन एम्बेसी का हो, ठीक है, कॉन्सुलेट्स हो या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का मेंबर हो, तो वो लोग यहाँ काउंट नहीं होंगे। वो फॉरेन वाले हैं तो फॉरेन वाले ही रहेंगे। तो वो क्रू मेंबर्स 1 साल से ज्यादा, मतलब 1 साल तक रहता है तो भी नहीं वो काउंट होगा। बॉर्डर के वर्कर्स इन एंड आउट होते हैं, वो नहीं काउंट होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं बनेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई 1 साल तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं इंडिया में, तो नहीं, 1 साल से ज्यादा रहने लगे इंडिया में और यही कमाने खाने लग रहे हैं, फिर वो हमारे कैटेगरी में फॉल होंगे, फिर वो रेसिडेंट बनेंगे। अब ये रेसिडेंट बनने से क्या फायदा या नुकसान हो जाएगा? जो रेसिडेंट बनेगा उसकी इनकम इंडिया के इनकम में जुड़ेगी, ठीक है। जो रेसिडेंट बनेंगे उनका इनकम इंडिया के नेशनल इनकम में जुड़ेगी। क्लियर इतना? और कुछ की डोमेस्टिक इनकम में भी जुड़ती है। तो डोमेस्टिक इनकम को समझने के लिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे। और ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम क्या होता है, इसका थर्ड चैप्टर हम बहुत डिटेल में करेंगे, आप चिंता ना करो, ठीक। अब एक वर्ड आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था ना, वो इकोनॉमिकल पैसे के लिए कंसेप्ट है। ये पैसे का कंसेप्ट नहीं है, ये लॉ का कंसेप्ट है। लॉ बोलता है कि आप किसी जगह के सिटीजन बनना चाहते हो तो दो ही तरीका है आपके पास। एक तो बाय बर्थ, आप जहां जन्म लोगे वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। दूसरा चीज बाय एप्लीकेशन, आप क्या करो, आप एप्लीकेशन डालो सिटीजनशिप के लिए। आजकल बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है, कॉम्बो पैक आ रहे हैं। हमारे यहाँ की सिटीजनशिप लोगे तो हम आपको ये चीजों में ये फैसिलिटीज का डिस्काउंट, इतने पैकेज में सिटीजनशिप अप्लाई करके आपको ग्रांट कर देंगे, ये सारा चीज, ठीक है। तो कई लोग कनाडा में जाकर सिटीजनशिप लेकर वहीं बस गए हैं, ठीक है। तो मिनी पंजाब बना दिया गया है वहां। तो सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है। लॉ, हर नेशन का लॉ यही कहता है, आइदर आपका बर्थ हमारे यहाँ हो या आपने अप्लाई किया हो सिटीजनशिप के लिए। जैसे हमारे यहाँ कटरीना, जैकलीन, ये सब लोगों ने अप्लाई किया है कि वो इंडिया में रहना चाहती हैं, वो इंडियन प्योर भारतीय कहलाना चाहती हैं एक तरीके से, तो वो सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। हम भी जाकर कहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है। ये बाय बर्थ या तो मिलता है या तो अप्लाई करने पे, लॉ सब्जेक्ट करने के बाद ग्रांट करता है उस कंट्री का लॉ। ओके, तो ये हो गया हमारा सिटीजनशिप। जो सिटीजनशिप ले सकता है ना, जो ले लिया, अच्छा, सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन को मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन को मिलती है। ये इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलती, ठीक है। कि हमने जाकर वहां कंपनी खोल दी, अमेरिका वाले को बोला हमारे कंपनी का सिटीजनशिप दे दो, आज से अमेरिकन कंपनी बन जाएगी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन को कभी भी सिटीजनशिप का अधिकार नहीं है। ये सिटीजनशिप का अधिकार सिर्फ नेचुरल पर्सन यानी इंसान को होता है, ठीक है। तो ये बात तो आप याद रखोगे, नेचुरल पर्सन के लिए सिटीजनशिप होता है। और सिटीजनशिप जब आप ले लोगे तो जो हमारे लोग वहां जाकर रहने लग गए ना सिटीजन कहलाने, दे विल कॉल देमसेल्फ नॉट भारतीय, इंडियन वो नहीं बोलते कि हम इंडियन है, नाउ दे हैव बिकम कैनेडियन, ठीक है। और जो यहाँ आ गए हैं वो फॉरेन के भले हो, एक बार सिटीजनशिप, देन दे आर कॉल्ड एज भारतीय, दे बिकम इंडियंस, ठीक है। तो उस तरीके से चलता है ये कंसेप्ट। अच्छा, तो ये दिल से हिंदुस्तानी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिटीजनशिप, ठीक है। अच्छा, सिटीजनशिप का एक और रूल याद रखना, वन पर्सन कैन बी citizen of only one nation
एट अ टाइम। एक इंसान एक नेशन का ही सिटीजन बन सकता है एक बार में, दो नेशन का वो सिटीजन नहीं बन सकता। हाउएवर एक इंसान, अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट ऑफ टू और मोर कंट्रीज। अब ये कैसे होता है, ये मैं आपको अगर कभी टाइम मिला तो मैं जरूर बताऊंगा ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि एक इंसान की कमाई का सेंटर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कई जगह पर लाई हो सकता है, ठीक है। ओके, तो रेसिडेंट और सिटीजन का मैंने आपको इम्प्लीकेशन बताया। जो सिटीजन बनेगा उसकी इनकम प्योरली इंडिया की इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, प्योरली, ठीक है, चाहे वो कैसे भी कमाए। जो इंडिया का सिटीजन है उसकी इनकम इंडिया की इनकम प्योरली मानी जाएगी, वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। और जो रेसिडेंट होते हैं ना, डोमेस्टिक के साथ साथ इनके कई सारे इनकम नेशनल इनकम के पार्ट में बनते हैं। और ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम क्या होता है, इसी के लिए अभी मैंने आपको रेसिडेंट और सिटीजन बताया। जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे और नेशनल इनकम की, तब इन दोनों का आपको क्लियर होगा कि कौन सा इनकम किसका है और किसमें जाता है किसमें नहीं जाता कौन सा, ठीक है। तो आज के लिए हमारे लिए ये टॉपिक इनफ था। आज हमने कवर कर लिया आपका कि ये रेसिडेंट क्या होता है, रेसिडेंट कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, रेसिडेंट और सिटीजनशिप में क्या सिमिलरिटी या क्या डिफरेंसेस रहे हैं, ठीक है, कौन किस चीज के लिए कैसे एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। और इनका छोटा सा इम्प्लीकेशन, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे कंट्री के जीडीपी, हमारे कंट्री के डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम पर, इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। अच्छा, और आज के लिए अगर मैं बात करूं तो एज सच, ठीक है, हमारे साइड से तो हो गया। तो रेसिडेंट का भी एक फॉर्मूला आपको बन गया। रेसिडेंट का फॉर्मूला क्या बोलोगे, एक वो पर्सन या इंस्टीट्यूशन विच रिसाइड्स इन इंडिया एंड द सेंटर ऑफ ये इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट या अर्निंग लाइज इन इंडिया, ठीक है, ये पहला। हाउएवर सम पर्सन जो जिनका सेंटर ऑफ who will reside greater than 1 year in India and their center of interest will lie in India, तब वो जाकर क्या बन जाते हैं, हमारे ये इंडियन का पार्ट, रेसिडेंट का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि दो एग्जांपल हम लोगों ने लिए हैं, कौन से, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज जो उससे ज्यादा रह लें 1 साल से ज्यादा, और क्रू मेंबर्स जो 1 साल से ज्यादा रह लें, ठीक है, तो वो बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को हमने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है, जैसे फॉरेनर जो मेडिकल, टूरिस्ट और स्टडी पर्पज से यहाँ आते हैं, ठीक है, ऐसे लोग, एम्प्लॉइज कह लो या ऑफिसर कह लो, जो एम्बेसी, फॉरेन के एम्बेसी, कंसुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट हैं, वो लोग नहीं आएंगे। क्रू मेंबर अगर 1 साल से कम रह रहे हैं, फॉरेन क्रू मेंबर्स, तो वो भी नहीं आएंगे। बॉर्डर वर्कर्स नहीं आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं आएंगे, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय 1 साल से कम इंडिया में रह रहे हैं तो भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो दिस वाज इकोनॉमिक रेसिडेंट्स, ठीक है। ओके, अब सिटीजनशिप में मैंने बताया लॉ दो ही तरीके से इंसान को करता है, इसमें इंस्टीट्यूशन को अलाउ नहीं करता, सिर्फ नेचुरल पर्सन रहेंगे, एक बार में एक ही कंट्री का होगा। हाउएवर रेसिडेंट एक से ज्यादा कंट्री का हो सकता है, ठीक है। और सिटीजनशिप को पाने के दो ही तरीके हैं, आइदर बाय बर्थ, बर्थ के हिसाब से डिसाइड होगा, और बाय एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, लॉ चेक करने के बाद आपको ग्रांट करेगा, ठीक है। तो होप सो मैं आपको ये दोनों कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर समझा पाया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देयर टेक केयर, बाय बाय।